हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया था। कश्मीर में किस प्रकार से प्राचीन काल में कुशल और योग्य शासक होते हैं, उनके अंतर्गत कश्मीर के साम्राज्य का विस्तार होता है और कश्मीर में किस प्रकार से इस्लाम का आगमन होता है, किस प्रकार से फिर कश्मीर एक इस्लामी राज्य के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज के वीडियो में हम आपको बंगाल के इतिहास के बारे में बताएंगे। देखिए, बंगाल भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। जिस तरह से पंजाब, देखिए अखंड भारत की अगर हम बात करें तो पंजाब और पश्चिम में पंजाब और पूर्व में बंगाल, ये बहुत ही विस्तृत विशाल राज्य रहे हैं, जहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल थी और यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ है, पंजाब में भी और बंगाल में भी। ये भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य कह सकते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण थे कि दुनिया के बहुत से देशों से भी विशाल इनका क्षेत्र था। तो आज हम बंगाल की बात करेंगे। तो बंगाल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत का ये अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल क्षेत्र था। बंगाल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसके अलावा कभी कभी इसमें उड़ीसा और बिहार तक के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण अकेले बंगाल में ही हो जाता था और इसीलिए बंगाल में शासन करने वाले इक़्तिदार हों, बंगाल में शासन करने वाले अधीनस्थ शासक हों, सदैव ही उनके पास इतने विस्तृत संसाधन रहे हैं कि उनकी एक स्वतंत्र राज्य करने की महत्वाकांक्षा रही है। मध्यकाल में हम देखते हैं यही महत्वाकांक्षा दिल्ली के सुल्तानों के लिए एक सिरदर्द के रूप में सामने आती रही है। तो इसकी हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बंगाल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत संपूर्ण बंगाल विद्यमान था, जिसमें आज का पूरा बांग्लादेश था, क्योंकि इस क्षेत्र में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं जो इस बात को साक्ष्यांकित करते हैं कि किस तरह से पूरा बंगाल मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। हम देखते हैं जब बाद में गुप्तकाल में भी यही स्थिति रहती है। हम देखते हैं हर्ष के समय में बंगाल में एक शक्तिशाली शासक शशांक राज्य कर रहा था और शशांक की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि 100 वर्ष तक, लगभग एक शताब्दी तक, 637 में शशांक की मृत्यु होती है और शशांक की मृत्यु के बाद एक शताब्दी तक एक अराजकता, एक अस्थिरता, एक अव्यवस्था का वातावरण बंगाल में दृष्टिगत होता है। और उसके बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा, बंगाल की जनता के द्वारा एक गोपाल नामक युवक का बंगाल के शासक के रूप में चयन किया जाता है और बंगाल में 8वीं शताब्दी के मध्य में वो एक शासक के रूप में सामने आता है। अपनी योग्यता से राज्य को व्यवस्थित करता है, राज्य का संचालन करता है और अपने राजवंश की स्थापना करता है। और गोपाल के जो वंशज बाद में लगातार शासन करते हैं बंगाल में, वो सारे वंशजों को मिलाकर इस गोपाल के वंश को पाल वंश के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं 8वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के अंत तक, अर्थात 4 शताब्दियों तक पाल वंश ने बंगाल में अपना शासन किया है। इसमें काफ़ी योग्य और शक्तिशाली शासक हुए हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है उसमें दक्षिण के राष्ट्रकूट और पश्चिम के या राजपूताना के, हम कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ में इनका त्रिकोणीय संघर्ष भी चला है और इस त्रिकोणीय संघर्ष में बंगाल के शासकों ने अपना हस्तक्षेप किया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहारों के साथ में भी भारत में अपनी सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित करने को लेकर भी इनकी एक वर्चस्व के साथ में संघर्ष चला है। इसके बाद हम देखते हैं कि पालों को बाद में जब इनके पालों के अयोग्य उत्तराधिकारी होने लगते हैं तो उन अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय में सेन वंश के द्वारा, जो माना जाता है कर्नाटक क्षेत्र से एक शाखा आई थी और उसने आके बंगाल में अपना राज्य स्थापित किया है, तो सेन वंश ने इस शक्ति को अपने हाथ में हस्तगत कर लिया है
और इस प्रकार से बंगाल में पालों की सत्ता समाप्त हो जाती है और सेन वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है। ये सारी बातें आपको अत्यंत विस्तार से बताना आवश्यक है, किस प्रकार से पालों के संरक्षण में इस क्षेत्र में, संपूर्ण बंगाल क्षेत्र में, या कह सकते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में, किस प्रकार से हिंदू सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, प्रचार हुआ। और हम देखते हैं कि बौद्ध सभ्यता संस्कृति को भी काफ़ी पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त होता है। किस प्रकार से तमाम नालंदा और विक्रमशिला जैसे तमाम बौद्ध विहारों का और विश्वविद्यालयों का की स्थापना होती है और उनका विकास होता है, जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय थे, जहां संपूर्ण विश्व से, विशेषकर पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया से तमाम विद्यार्थी शिक्षा अर्जन के लिए भारत में आते थे और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे। इन सब के बारे में आपको अत्यंत विस्तार से बताने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में केवल, चूंकि मध्यकाल मेरा टॉपिक चल रहा है और सल्तनत कालीन भारत में प्रांतीय राजवंशों के बारे में, प्रांतीय इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए प्राचीन बंगाल के इतिहास के बारे में आपको संक्षिप्त भूमिका बताना ही आवश्यक है। और इससे अधिक बताने के लिए जब हम आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाएंगे तो किस प्रकार से बंगाल क्षेत्र में भारत की आर्य सभ्यता का विकास होता है, आर्य सभ्यता का प्रसार होता है, उसके बाद हम देखते हैं महाजनपद काल में बंगाल की स्थिति क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय में वहाँ की स्थिति क्या होती है, इस सब के बारे में भी आपको बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि हर्षवर्धन के समय में बंगाल की क्या स्थिति थी। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पाल राजवंश ने बंगाल में किस प्रकार से सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित किया है। इन सारी बातों को बताएंगे। अभी केवल इतनी पृष्ठभूमि ही बताना आवश्यक है। तो इसके बाद हम आते हैं कि बंगाल में किस तरह से फिर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और तुर्की आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल और बिहार क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है और सेन राजवंश से उत्तरी और पश्चिमी बंगाल की सत्ता को हस्तगत कर लिया जाता है और यहाँ पर तुर्की सत्ता की स्थापना की जाती है। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए जाते हैं, छिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। इन सारी बातों को भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जब हम आपको प्राचीन काल से लेकर बौद्ध काल तक आएंगे, बिहारों की स्थापना के समय में आएंगे, तो नालंदा विश्वविद्यालय की महत्ता, नालंदा विश्वविद्यालय की भारत को और विश्व को क्या क्या उसने प्रदान किया, इन सारी उपलब्धियों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो अभी हम बता रहे हैं आपको कि बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में यहाँ पर तुर्की सत्ता की स्थापना बंगाल में हो जाती है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के समय में हम देखते हैं कि बलबन के समय में किस तरह से यहाँ पर विद्रोह हुआ है और बंगाल को दिल्ली सल्तनत से पृथक कर लिया गया है। ये तुगरिल बेग का विद्रोह था जिसका दमन बलबन ने अत्यंत क्रूरता के साथ में किया था, कठोरता के साथ में किया था। और उसके बाद किस तरह से दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह लगातार होते रहे हैं और बंगाल को स्वतंत्र रखना, बंगाल को अधीन रखना दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और उसमें अधिकांश सुल्तान सफल नहीं हो पाए हैं। और इस प्रकार से संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में, लगभग संपूर्ण सल्तनत काल में बंगाल एक स्वतंत्र सत्ता का उपभोग करता रहा है। इन सारी बातों को आज हम बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी ये बंगाल के इतिहास की सीरीज आगे बढ़ेगी। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो ये हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में जो प्रथम आक्रमणकारी है बंगाल में वो है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन नहीं था, ये स्वतंत्र आक्रमणकारी था जिसने भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर उन्मुख हुआ है और बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की है। इसके बाद हम देखते हैं जब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये बंगाल आ जाता है तो तुगरिल खान ने विद्रोह किया है
उस विद्रोह का दमन किया गया है, लेकिन फिर भी बंगाल हम देखते हैं कि बाद में स्वतंत्र ही रहता है। गयासुद्दीन तुगलक ने इन विद्रोहों को दबाने का जो एक तरीका सोचा था वो ये था कि बंगाल चूंकि बहुत विशाल था, विशाल संसाधन थे, तो यहाँ पर शासन करने वाला कोई भी इख्तियार स्वाभाविक है कि वो एक स्वतंत्र शासक होने की महत्वाकांक्षा पाल सकता था, महत्वाकांक्षा पर काम कर सकता था। इसीलिए उसने गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का 3 भागों में विभाजन किया, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी बंगाल में। हम देखते हैं उत्तरी बंगाल को लखनौती से कंट्रोल किया गया है, दक्षिणी बंगाल को सतगांव से, और पूर्वी बंगाल का जो केंद्र था वो सोनार गांव से। इस प्रकार से संपूर्ण बंगाल को 3 प्रशासनिक भागों में बांटकर यहाँ से शासन किया जाता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, इसके बाद भी दिल्ली सल्तनत के अधीन बंगाल को रखना संभव नहीं हो पाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बंगाल फिर से स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने की स्थिति में ये होता है कि अंततः हाजी इलियास के द्वारा बंगाल की सत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है, और बंगाल की सत्ता पर अधिकार करने के बाद इलियास शाही वंश की स्थापना की जाती है। इसका संस्थापक हाजी इलियास होता है। इसने क्या किया है, बंगाल में संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करने का प्रयास किया है। उसी के अंतर्गत इसने उत्तरी बंगाल क्षेत्र में तिरहुत या उत्तरी बिहार क्षेत्र कह सकते हैं, जो मिथिला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला का पौराणिक महत्व भी है। रामायण काल में ये कभी राजा जनक का क्षेत्र माना जाता था। तो तिरहुत पर इसने विजय प्राप्त की है, वहाँ के राजा को पराजित किया है, और नेपाल के विरुद्ध भी इसने अभियान चलाया है, जो एक अल्पकालीन अभियान था। इसके बहुत दीर्घकालिक महत्व नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि नेपाल अभियान के अंतर्गत इसने काठमांडू में स्वयंभूनाथ के स्तूप को नष्ट किया है, उसी अपने विजय अभियान के अंतर्गत। और इसके समय में हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है, 1353 में फिरोज तुगलक के द्वारा बंगाल विजय के लिए अभियान चलाया जाता है। इसके बारे में मैंने बंगाल के अभियान जब मैंने फिरोज तुगलक को पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि फिरोज तुगलक संपूर्ण क्षेत्र में विजय अभियान चलाता है, और ये अपने को इकदला के दुर्ग में अपने को सुरक्षित कर लेता है, और अंततः उस दुर्ग पर फिरोज अधिकार करने में सफल नहीं होता है, उस दुर्ग को फतेह करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसका अभियान असफल होता है, और असफल होकर उसे दिल्ली वापस लौटना पड़ता है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो ये है कि इसने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। ये इसके समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं गयासुद्दीन आजम शाह शासक बनता है, और गयासुद्दीन आजम शाह को बंगाल में अत्यधिक लोकप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है, जिसकी जनता में छवि काफ़ी अच्छी थी। इसने सही मायने में एक उदारतापूर्वक शासन चलाया है, और शासन सत्ता में किसी के साथ भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, इसीलिए ये लोकप्रिय शासक था। इसके समय में क्या होता है, चटगांव बंदरगाह का काफ़ी विकास किया गया है, जिसका फायदा ये हुआ है, जिसका लाभ ये हुआ है कि व्यापार का अत्यधिक विकास होता है। व्यापार को इसने प्रोत्साहित किया, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में व्यापार में काफ़ी प्रगति होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं इसके बाद वो अत्यधिक अयोग्य होते हैं, अक्षम होते हैं, और उन अयोग्य उत्तराधिकारियों के बाद हम देखते हैं उन्हीं के एक अधिकारी या अधीनस्थ राजा कह सकते हैं, दीनाजपुर या राजशाही जो आज बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ के राजा गणेश के द्वारा गद्दी पर अधिकार कर लिया जाता है। जब गणेश के द्वारा गद्दी पर अधिकार कर लिया जाता है तो बंगाल का जो उलेमा वर्ग होता है, बंगाल का जो सूफी वर्ग होता है, ये सारा उद्वेलित हो जाता है, और एक गैर मुस्लिम की सत्ता को बंगाल में स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस बंगाल के उलेमा वर्ग के द्वारा और सूफी वर्ग के द्वारा जौनपुर के शासक
इब्राहिम शाह को बंगाल पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है। और जब बंगाल पर जौनपुर का शासक, जो पड़ोसी शासक था, जौनपुर का शासक बंगाल पर आक्रमण करता है, उस आक्रमण में क्या होता है, राजा गणेश की पराजय होती है। पराजय के बाद एक संधि होती है और संधि सूफी संतों के प्रयास से हुई थी। उस सूफी संतों के प्रयास के तहत यह तय होता है कि राजा गणेश का जो पुत्र है यदुसेन, वो इस्लाम को स्वीकार करेगा और इस्लाम को स्वीकार करने के बाद बंगाल की गद्दी पर शासक बनेगा। ऐसी स्थिति में राजा गणेश इस संधि को स्वीकार करते हैं और अपने पुत्र यदुसेन को इस्लाम में कन्वर्ट करवाने के बाद वहाँ की बंगाल की गद्दी पर बैठालते हैं। लेकिन वास्तव में गणेश ही शासन को संचालित करते रहते हैं। जब 1418 में गणेश की मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार से फिर उनके उत्तराधिकारियों पर एक अल्पकाल तक सत्ता रहती है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से गणेश के उत्तराधिकारियों ने सत्ता किया है और उसके बाद फिर से इलियास शाही वंश की पुनर्स्थापना हो जाती है और उसके बाद ये शासक श्रृंखला आगे बढ़ती है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप मेरे इस चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।